सबको अनम्यूट कर दीजिए पहले से। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं रवि शुक्ला और आज रविवार का दिन है। यकीनन रविवार का दिन चाय और चर्चा का दिन होता है, परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने का दिन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा में क्या शामिल होना चाहिए, ये हमारे और आपके सामने हमेशा प्रश्न चिन्ह रहता है। तो क्यों ना चर्चा उस विषय पर की जाए जो हाल ही में 34 वर्ष के बाद, 34 साल के बाद अस्तित्व में एक नए स्वरूप में आई है। नए स्वरूप में जरूर आई है, लेकिन बहुत सारी आशंकाओं, शंकाओं और भ्रम के साथ में। मैं बात कर रहा हूं हमारी हाल ही में सबके सम्मुख भारत की सरकार की तरफ से रखी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। शिक्षा नीति 34 वर्ष के बाद, पिछली बार ये 1986 में नीति लागू की गई थी, 1992 में इसके अंदर फिर से कुछ संशोधन किए गए और 34 वर्ष के बाद एक नए स्वरूप में आई है। यदि आप नई शिक्षा नीति 2020 को पढ़ चुके हैं तो भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कई ऐसे प्रश्न होंगे जहां आप आज भी अटके पड़े हैं। इसलिए क्यों ना टिप्पेवार तरीके से मुद्दे अनुसार एक एक चीजों पर चर्चा हो, एक एक चीजों को समझा जाए, एक एक पहलुओं पर गहराई से विचार किया जाए। इसलिए सबसे पहले भाग में एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति का यह सबसे पहला भाग होगा, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं विद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाओं की दिशा और दशा। हालांकि दशा से हम और आप वाकिफ हैं, लेकिन दिशा क्या होगी इस पर भी राजनीति खेल ली गई। या यूं कहूं, जिस प्रकार से एक सरकार का घोषणा पत्र बनता है कि हर वर्ग के व्यक्ति को खुश करना है, यहां पर भी कुछ उसी प्रकार की योजना बनाई गई है। योजना मैं इसलिए कह रहा हूं और इसे राजनीति के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि जिस तरीके से इसके अंदर मातृभाषाओं को, स्थानीय भाषाओं को महत्व देने की एक पहल की गई है, पर वो कैसे अस्तित्व में आएगी इसके बारे में कोई किसी प्रकार की वहां पर स्पष्टीकरण नहीं है। मुद्दा नंबर 2, मान लीजिए कि बच्चा मातृभाषा में पढ़ाई करने के लिए सोचे तो दिल्ली जैसा प्रदेश, मुंबई जैसा राज्य शहर और बेंगलोर जैसा शहर, यहां पर हर तरफ की आबादी है। मराठी टीचर कहां से उपलब्ध होगा, बंगाली शिक्षक कहां से उपलब्ध होगा। तो ऐसे कई प्रश्न चिन्ह हैं जिन प्रश्न चिन्हों के साथ नई शिक्षा नीति हमारे और आपके सामने है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि आज भी इस देश के भीतर अपनी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, जिसके कारण हम ना गर्व के साथ एक भाषा पर अभिमान कर सकते हैं और ना किसी एक भाषा के साथ अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। दुर्भाग्य यह है कि घर के भीतर परवरिश में हम हमारे बच्चों पर, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, एक बार फिर से चेक करें जी। सो हम हमारी परवरिश के आधार, परवरिश के भीतर ही करते ये हैं कि आईज में आंख, उंगली नहीं डालना, अरे नोज को टच नहीं करना, अरे स्टमक अटैक है। ये ऐसे कई सवाल हैं जो बचपन से परवरिश के भीतर हम बच्चों के डालते चले जाते हैं और एक भाषा के गुलाम बन जाते हैं। जहां पर अपनी मातृभाषा विद्यालयों के अंदर बोलने पर हमें दंडित किया जाता है, जहां पर अपनी मातृभाषा पर गर्व करने पर, मातृभाषा मतलब मैं सिर्फ राष्ट्रभाषा से बात नहीं कर रहा हूं, कई ऐसे विद्यालय हैं जो क्षेत्र राज्य के अंदर हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के बोलने पर भी प्रतिबंध लगे हैं। इसलिए मैं मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों की बात कर रहा हूं। सो मुद्दा यह है कि भारतीय भाषाओं की नई शिक्षा नीति के अंदर दिशा और दशा क्या होगी। और इसलिए मेरे साथ आज इस विशेष चर्चा में शामिल हैं हिंदुस्तानी भाषा अकादमी दिल्ली के भीतर कार्यरत, जो संपूर्ण राज्य देश के भीतर में एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। 2015 में जो संगठित होते हैं, 16 से धड़ाकेदार काम करना शुरू करते हैं और भाषा के प्रति जितना अच्छा काम ये कर रहे हैं, यकीनन आज की तारीख में कई ऐसी संस्थाएं जो
50 साल पहले संगठित हो गई थी, लेकिन 2 या 3 सम्मेलनों तक सीमित रख लिया उन्होंने अपने आप को। वहां हिंदुस्तानी भाषा अकादमी इस रूप में सिमटती और सिकुड़ती नहीं दिखाई देती कि केवल सम्मेलन, कवि सम्मेलन, शिक्षक सम्मेलन तक सीमित हैं। यहां पर हर प्रकार से भाषा के लिए कार्य किया जा रहा है। इसलिए बात होनी चाहिए तो चर्चा के लिए ऐसी संगठन या ऐसा संगठन आपके बीच हो जो उस चीज को गहराई से जानता हो। सो मेरे साथ हैं आदरणीय सुधाकर पाठक जी, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष। उनके साथ हैं वनीता शर्मा जी, सोनिया जी, सुरेखा शर्मा जी, पुलकित जी, राजकुमार श्रेष्ठ जी और विजय शर्मा जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुधाकर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आप अपना माइक म्यूट से अनम्यूट कर लीजिए और मैं आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन आने से पहले कुछ ऐसे पेचीदा सवाल हैं इस शिक्षा नीति को लेकर के जो मैं यहां पर दर्शकों के बीच भी रखना चाहता हूं और आप लोगों के बीच भी रखना चाहता हूं कि सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और उन्हें जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों में इन्हें मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षा संस्थानों के कार्यक्रम, शिक्षा के माध्यम मातृभाषा और स्थानीय भाषा में होने चाहिए, ये सरकार ने बोला है। मेरा प्रश्न यही है और मैं ये समझना चाहता हूं कि जो देश, जो राष्ट्र पिछले कई वर्षों से एक विदेशी भाषा पर टिका हुआ है, निर्भर है, क्या ऐसी एक मानसिकता को तोड़ पाना इतना आसान होगा या नहीं? सुधाकर पाठक जी, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न से मैं इस चर्चा को खोल रहा हूं और आपके पास आ रहा हूं। क्या मैं ये मान लूं कि भैया अब मेरे बच्चों को मुझे अंग्रेजी को उतना तवज्जो नहीं देना पड़ेगा जितना कि पहले अब तक दिया जा रहा है, या मैं ये मान लूं कि यदि कोई बच्चा ये बोल दे मैडम मैं क्लास से बाहर चला जाऊं, तो उसकी टीचर घूर करके उसकी तरफ नहीं देखेगी और बोलेगी माइंड योर लैंग्वेज, व्हाट इज दिस, you are in international school, boarding school or something else, and you are talking in Hindi, what is this bullshit? इस प्रकार से जो बोला जाता है, क्या ये मानसिकता बदलेगी या नहीं? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम भाषाओं को मजबूत करने के लिए, या ये व्यंग हो गया एक कि हम भाषाओं को मजबूत करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम, हमारी सभी योजनाएं हम करेंगे केवल स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में या राष्ट्रभाषा में? चलिए सुधाकर जी, उत्तर। जी, बहुत बहुत आपका आभार रवि जी। एक बहुत सार्थक विषय पर बहुत सार्थक चर्चा का आप आयोजन कर रहे हैं। आप अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार बहुत ही सटीक विषयों पर परिचर्चाएं आयोजित करते रहे हैं। मैं आपके इस प्रायोजन के लिए आपको साधुवाद देता हूं। आज जो शिक्षा नीति का जो विषय है, मुझे लगता है इस देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि जिसको हम लंबे समय से, जिस चीज को हम लगातार अलग अलग मंचों पर बोलते आ रहे थे, उसको लेकर चर्चाएं कर रहे थे, गोष्ठियां कर रहे थे, परिचर्चाएं कर रहे थे, अलग अलग मंचों पर लेके जा रहे थे, उसको आज पूरा देश कहीं ना कहीं उन भाषाओं, और ये शिक्षा नीति भाषाओं पर केंद्रित हो गई है। इस समय मुख्य विषय आप देखिए, ज्यादातर जो चर्चाएं आप देखेंगे भाषाओं की स्थिति को लेकर इस पर चर्चाएं की जा रही है। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, 34 वर्षों बाद जो शिक्षा नीति आई है, इससे पहले जो 1968 में जो शिक्षा नीति आई थी, उससे पहले भी 1952 में जब देश आजाद हुआ तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार जी ने व्यवस्था बनाई थी शिक्षा की, फिर कोठारी जी ने बनाई। तो उस पहली जो शिक्षा नीति आई थी उसके अंदर भी ये चीजें सम्मिलित थी कि शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए,
प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, हिंदी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास किया जाना चाहिए, आदि आदि आदि। ये सभी चीजें कोठारी जी ने 1968 के अंदर जो पहली शिक्षा नीति आई थी उसके अंदर ये सारी चीजें नियत थी। 1986 में भी जो शिक्षा नीति आई है, समानतः ये सब चीजें उसी के अंदर ही उनकी पुनरावृत्ति होती रही। क्या हुआ कि कुछ वर्षों पहले, 2000 से पहले का समय ले लें, उस समय अंग्रेजी हमारे देश के अंदर मुख्य दौर में आती गई, मुख्य धारा में आती चली गई और हमारी भारतीय भाषा और हिंदी कहीं ना कहीं पिछड़ती चली गई। आपका प्रश्न ये है कि इस शिक्षा नीति के अंदर भाषा का मुद्दा क्या रहे? सरकार ने कहा कि अब शिक्षा मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, घर की भाषा, घरेलू भाषा, स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का माध्यम रहेगा और अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहेगी। पहले तो ये रवि जी, इस बात को समझ लेना बहुत आवश्यक है कि कोई शिक्षा नीति आ जाने का मतलब वो लागू हो जाए, ये कोई इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ एक नीति बनी है, अभी कानून नहीं बना है। नीति बनने में और कानून बनने में बहुत अंतर होता है। कानून बन के क्या आता है, जब जिस दिन ये कानून बन जाएगा तो हमारी खुशी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी ये कानून बना नहीं है। और आपने जो आशंकाएं अपने संबोधन में, शुरुआती दौर के संबोधन में जो आपने आशंकाएं दर्ज कराई कि इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी मातृभाषाएं, इन सबका शिक्षण कैसे हो पाएगा? निश्चित रूप से लोगों को मन में इस तरह की चीजें हैं, लेकिन मैं बहुत आशान्वित हूं इस बात को लेकर कि देखिए, ये वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे का मौलिक चिंतन, मौलिक उनका विकास, ये सब चीजें सिर्फ अपनी मातृभाषा में ही संभव है। पहला बच्चा जो अपने घर में भाषा बोलता है, फिर अपने पड़ोस में बोलता है, बच्चों से बोलता है, अपने पारिवारिक सदस्यों से बोलता है, और अचानक उसको जब स्कूल में छोड़ आया जाता है तो वहां उसको दूसरी भाषा का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो उससे अलग हो जाता है। तो मैं इस बात को लेकर आशान्वित हूँ कि ये जो मातृभाषा में जो शिक्षा देने की बात कही जा रही है, कहीं एक कदम हम आगे तो बढ़ रहे हैं, कम से कम शुरुआत हो जाए। वो देश, जहां देश जैसे आजाद हुआ था वहां मातृभाषा में शिक्षा कर दी गई थी, लेकिन हम 74 वर्षों बाद नहीं कर पाए। तो अगर अब भी ये सरकार ऐसा कर पाने में सफल हो जाती, मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीजें आगे आए, कुछ हमारे चीजें बढ़े आगे और मातृभाषाओं में कुछ कुछ शिक्षाएं होनी शुरू हो जाएं। और इन्होंने अभी कहा है कि अभी तो इसको लागू करने में 10 वर्ष का समय ले, 2030 तक का समय चल रहा है। इसके अंदर कब चालू होंगी, कब लागू हो पाएंगी, कौन इसको लागू करेगा, धीरे धीरे अगर कहीं कुछ सफल हो पाएगा तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे कि हम मातृभाषा में। और कहीं ना कहीं मैं इस बात को लेके बिल्कुल बहुत गौरवान्वित नहीं हूं कि एकदम धमाका हो जाएगा, ये जैसे नोटबंदी हो गई और जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि भाई अंग्रेजी को उठा के हम अपने बॉर्डर के बाहर फेंक आएंगे और हिंदी को कर देंगे, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। हिंदी स्थापित हो और अंग्रेजी विस्थापित हो, ये हम चाहते हैं, यही हम सब लोगों की कामना है। जी रवि जी। यानी हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय सुधाकर पाठक जी आशान्वित हैं, और इस देश के भीतर आशा रखना हमें पिछले 72 वर्षों से सिखाया गया है। आशा रखना चाहिए, यकीनन आशा रखना चाहिए कि पहली शिक्षा नीति आई तब भी यही चीज कही गई कि प्राथमिक जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। उसके बाद फिर से हमें बताया गया कि मातृभाषा में आपको ये चीजें मिलेगी, कई ऐसी चीजें हैं। लेकिन हम आज तक ऐसे कई मसलों पर केवल लड़ क्यों रहे हैं, अटके क्यों पड़े हैं? तो अभी शिक्षा नीति से थोड़ा सा हट करके मैं आप लोगों से एक एक सवाल ऐसा पूछूंगा जो कि आप लोगों से अपने आप से जुड़ा हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा नीति पर वो केंद्रित है। और सभी से मेरी दरख्वास्त ये है कि हम एक एक मिनट के आसपास अपनी बात रखें तो और ज्यादा हम अधिक से अधिक चर्चा कर पाएंगे। जी। प्रश्न ये है कि मैं विजय जी के पास जाऊंगा, वरिष्ठ हैं और बलिष्ठ भी हैं। तो विजय जी मुझे बताएंगे कि भाई जिस देश में अंग्रेजी का इतना बड़ा प्रकोप छाया हुआ है, क्या वहां इतनी आसानी से छोटे स्कूलों में, निजी विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूं, इतनी आसानी से क्या वे इसे स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, कल से हम मराठी का भी टीचर रखेंगे, हम बंगाली का भी रखेंगे, हम गुजराती का भी रखेंगे, हम बाकी रखेंगे। और मान लीजिए कि दिल्ली की मैं बात करूं
तो वहां तो हर प्रदेश का व्यक्ति उपस्थित है। मान लीजिए कोई महाराष्ट्रियन व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया, तबादला हो गया और उसका बच्चा प्राइमरी में है, प्राथमिक विद्यालय में है, और उसे चाहिए कि मुझे मेरे बच्चे को मराठी मातृभाषा में ही पढ़ाना है, तो क्या एक बच्चे के लिए कोई विद्यालय मराठी का टीचर, मराठी का शिक्षक रखने के लिए कदम आगे बढ़ाएगा? विजय शर्मा जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो जैसा कि हमको सबको विदित है कि कल हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उस सबके लिए बहुत बहुत बधाई। 74वें वर्ष में हमने प्रवेश कर लिया, लेकिन हमारी जो ये नीति, भाषा नीति है, ये एक झूले की तरह ही झूलती जा रही है। इसमें किसी किस्म का बदलाव, ऐसा स्थायी बदलाव नहीं आया जिसको कि हम स्वीकार कर लें। सबसे बड़ी हमारी ये विडंबना है, इसके पीछे की जो राजनीति है, वो सबसे पहले तो जो पारंपरिक हमें विरासत मिली है, वो मुगलों और अंग्रेजों से मिली है। उसी से ही ये दबी दबी आज इस स्थिति में कुछ कर नहीं पा रही, एक लाचार भाषा बनी हुई है, और उसकी वजह से हमारी भारतीय भाषाएं भी जो हैं लाचार हैं। और उसकी लाचारी का जो सबसे मुख्य कारण है वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी ने चाहे हमारी जो मर्जी जो जितनी भी हमारी देशी भाषाएं हैं उनके ऊपर उसने ऐसा वर्चस्व डाल रखा है कि हम उससे उभर ही नहीं पा रहे। निजी विद्यालय जो जैसे निजी विद्यालय भी ऐसे उभरे हैं जिन्होंने के जो एक दृश्य जो हमें पहले मिला करता था अपने स्कूलों में, वो भी लोप हो गया, वो चीज नहीं पनप पा रही। निजी विद्यालय जो हैं वो ज्यादा छा गए हैं सरकारी विद्यालयों पर, और उसके कारण हमें अपने बच्चों के लिए भी भविष्य जो है इतना उज्जवल नजर नहीं आ रहा। स्वीकार करेंगे और ये सब चीजें हम इसको स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस नीति को भी, तो ये हमारे लिए एक विडंबना बनी हुई है। ये कितनी सफल रहेगी, कितनी ये इसका परिणाम जो है हमें बहुत जल्दी कुछ नहीं मिलने वाला, और इसको हो सकता है जब परिणामी समय आएगा और इसका विश्लेषण करेंगे तो शायद हम उस स्थिति में नहीं होंगे कि हम इसका कुछ उद्धार कर सकें, और फिर नई नीति आ जाए या कुछ आ जाए, उसमें हमारे लिए, हमारे नागरिकों के लिए, हमारे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो। जी, तो विजय जी का भी ये मानना है कि निजी विद्यालयों को सबसे अधिक दिक्कत होगी। दिक्कत नहीं होगी, मैं ये कहूं कि वो इसे स्वीकार करेंगे ही नहीं, और जिस तरह से निजीकरण का इस देश की सरकार पर वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद ये शिक्षा नीति धरी की धरी रह जाए। मैं जा रहा हूं सुरेखा जी के पास में। सुरेखा जी, आप एक महिला हैं, मां हैं, आपसे सिर्फ एक चीज समझना चाहते हैं कि मातृभाषा या स्थानीय भाषा कितने प्रतिशत कारगर होगी इस स्थिति में जब हमारे घर मेहमान आए और मेरा बेटा, मेरी बेटी कविता सुना दे, मछली जल की रानी है, तो हम तुरंत उसको चिमटी काट के बोलेंगे, ए जॉनी जॉनी यस पापा सुनाओ। तो ये मातृभाषा वही मां क्या पोषित कर पाएंगी, संभाल पाएंगी, और महिला विद्यालयों में जो शिक्षक हैं वो कितने प्रतिशत इसे आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगी? संक्षिप्त में सुरेखा जी। अनम्यूट कर लें मैम। नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा कि मातृभाषा जो ये प्रावधान आया है, इसको लागू करने के लिए हम माता पिता का भी बहुत योगदान है। क्यों? क्योंकि बहुत समय से ये मांग थी कि बच्चों की पढ़ाई, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। क्यों? क्योंकि जो बच्चा अपनी माँ की गोद से निकलकर विद्यालय में जाएगा, उसमें जाकर जो उसने अपने घर में भाषा सीखी होगी तो वो उस पे बिल्कुल सही तरह से वो ग्रहण कर सकेगा। और मेरा मानना है कि जो, जैसे कि आपने कहा, क्या बच्चे, माताएं घर में, बिल्कुल वो इस जब विद्यालयों में
मातृभाषा का पठन पाठन होगा प्राथमिक शिक्षा में, तो ये मेरा मानना है कि घरों में भी हम अपनी मातृभाषा के ऊपर गौरवान्वित होंगे, महसूस करेंगे गर्व कि कहीं पर भी बच्चों को हमें आगे ये नहीं कि मार खानी पड़े। और ये वो इसलिए करेंगे, जब विद्यालयों में ही शुरू हो जाएगी तो माता पिता क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, वो माँ जरूर स्वीकार करेगी कि मेरा बच्चा मातृभाषा में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी एक दबाव नहीं रहेगा कि मुझे इसको इंग्लिश सिखानी है, अंग्रेजी सिखानी है। जब वो विद्यालय में भी मातृभाषा में पढ़ेगा तो घर में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, कि वो माता बिल्कुल खुश होगी। ये तो कुछ वर्षों से, जैसा कि आपने बताया 35 वर्षों से अंग्रेजी का जो बोलबाला हमारे ऊपर दबाव पड़ा हुआ था कि हम हीन समझते थे अपने आप को हिंदी बोलने में, तो जब ये बात खत्म ही हो जाएगी, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा होगी, तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता कि किसी को ये बुरा लगेगा। ये प्रावधान अवश्य ही स्वागत के योग्य है, मैं तो ये कहूंगी। और बहुत अभिभावक खुश भी हैं, क्योंकि हर बच्चे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा सकती। माता पिता जरूरी भी नहीं है कि वो अंग्रेजी पढ़े हुए हों। गाँवों में आज ऐसी स्थिति है कि वो उनको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन वो किसी ना किसी दबाव के कारण, जब विद्यालयों में दबाव होता है कि उनको गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और जोनी जोनी यस पापा सिखाया जाएगा, तो माँ भी घर में यही सोचेगी कि मेरा बच्चा कहीं पीछे न रह जाए। ये कारण है, ये मानसिकता हमारी घर कर गई है, इसीलिए हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जोनी जोनी यस पापा सुनकर उनसे खुश होते हैं। ये कारण। सुरेखा जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो इतनी आसानी से आपने कह तो दिया कि पेरेंट्स या पालक खुश हो जाएंगे, अभिभावक भी उसे स्वीकार कर लेंगे, क्या हमारे देश के भीतर, मैं पुलकित जी के पास आ रहा हूं, पुलकित जी, क्या इस देश के भीतर जहां जब आप साक्षात्कार देने जाएं, कॉरपोरेट का एक बहुत बड़ा कब्जा है और आपसे सबसे पहली लाइन यही पूछी जाती है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आपसे बोला जाता है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या आप दरवाजे पर मे आई कम इन बोलकर आते हैं, और यदि आप ये बोल दें कि क्या मैं भीतर आ जाऊं, तो शायद पहली प्रतिक्रिया वहां साक्षात्कार में बैठे लोगों पर आपको लेकर के नकारात्मक ही होगी। तो भाषाएं जहां पर इतना ज्यादा अपने आप को मजबूत कर चुकी हैं, विदेशी भाषाएं, वहां पर मातृभाषा और राष्ट्रभाषा ये कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करके उस स्तर पर जा पाएगी जो स्तर ये शिक्षा नीति बनाना चाहती है। पुलकित जी। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है, जैसा आपने कहा कि इन विदेशी भाषाओं ने अपने आप को मजबूत कर लिया है, ये कथन बिल्कुल गलत है। भाषाओं ने अपने आप को मजबूत नहीं किया, हम लोगों ने उनको इतना मजबूत कर दिया कि आज के समय पे वो हमारी मातृभाषाओं या विभिन्न तरीके की बोलियों पर हावी है। दूसरी बात, हमें सबसे पहले ये समझनी चाहिए कि कोई भी शिक्षा नीति कोई जादू की पुड़िया या कुछ काला जादू नहीं है कि वो फलानी तारीख को आ जाए तो अगले दिन से हमारी मातृभाषा एकदम सुचारू रूप से चल पड़ेगी। सबसे पहली बात यह कि हमारे खुद के मन में जो अपनी भाषाओं को लेके एक हीनता की स्थिति या जिसे आप कह सकते हैं विकृति मौजूद है दिमाग में, उसे निकालनी पड़ेगी। जैसे आपने अभी कहा कि यदि आज के टाइम में बच्चा मछली जल की रानी है पढ़ लेता है, तो सबसे पहले जो दुख है उसके माँ बाप को होता है। हम तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चे से पहले उन माँ बाप को समझने की जरूरत है कि जब तक बच्चा अपनी मातृभाषा या अपनी देशी भाषा नहीं बोलेगा, वह किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं कर पाएगा। बेशक वो किताबें रट के अपनी परीक्षाओं में 100 में से 100 अंक ले आए, लेकिन व्यवहारिक जगहों पे उसका डब्बा गोल ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि आज के समय में हाँ ये स्थिति है कि हिंदी थोड़ी पीछे है और अंग्रेजी ज्यादा है, तो माँ बाप पे एक तरीके का दबाव रहता है कि हम बच्चे को अंग्रेजी ही सिखाए। लेकिन जो ये नई शिक्षा नीति आई है या जिस तरीके की पिछले कई वर्षों से कार्य चल रहे हैं, हिंदी आगे आई है। आप यूपीएससी की बात करें, कॉन्वेंट स्कूल की बात करें या
किसी भी जगह की बात करें, हिंदी धीरे धीरे जो कुछ वर्षों से पीछे रह गई थी वो वापस आगे आ रही है। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि सबसे पहले अपनी विकृतियों को हम लोग घटाएं, उसके बाद जो हमारी भाषा है उन पर जोर दे। एक सबसे पहली बात यहाँ पे है, मेरे माता पिता हमारे पंजाब की हैं और माता हमारी महाराष्ट्र की, तो मेरे को दोनों ही भाषा सिखाई गई, पंजाबी भी और महाराष्ट्रियन भी। तो ये कोई, या ये नहीं कि आपको स्कूल से मिलेगा या आपको कोई संस्था के सिखाएगी या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, नहीं, ये माता पिता और बच्चे की खुद की जिम्मेदारी है कि जो उनकी बोलियां हैं वो सीखे, लिखना सीखे और पढ़ना सीखे। उसके बाद हमें कतई कोई परेशानी नहीं है कि अंग्रेजी आती है, यहाँ पे ही और भी का फर्क है। हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषा ही का प्रयोग करना चाहते हैं कि वो भी होना चाहिए, भी का नहीं कि अंग्रेजी आप खत्म कर दिया। आप अंग्रेजी की आप डार्विन चलाइए, आप जापानी चलाइए, मंडारिन चलाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सबसे पहले जब तक आप अपनी भाषाओं का सम्मान नहीं करेंगे, माफ कीजिए, आप किसी भी लायक नहीं रहेंगे। पुलकित जी की पहली एक बात को मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन उस पर अपनी असहमति ये जताऊंगा कि हिंदी थोड़ी पीछे नहीं है, हिंदी कुछ ज्यादा अधिक पीछे है इस देश के भीतर में। लेकिन उनकी इस बात को हम स्वीकार करेंगे कि पालकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि आप गुजराती हैं, यदि आप महाराष्ट्रियन हैं, यदि आप बंगाली हैं, तो आप अपने बच्चों को अपनी भाषा जरूर सिखाएं। जैसा पुलकित जी के पालकों ने, अभिभावक ने किया है, वैसे ही हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि अंग्रेजी कितनी भी आप उसे घुट्टी पिड़ाने की कोशिश करें, लेकिन अपनी भाषा उसे जरूर सिखाएं। तो भारत में हिंदी थोड़ी पीछे नहीं, इतनी ज्यादा पिछड़ गई है, लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी वापस आने की कोशिश जरूर कर रही है, जिस तरह से पुलकित जी ने कहा। तो मेरा सवाल सोनिया जी से है। सोनिया जी, आप विद्यालय में पढ़ाती हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं तो सवाल मेरा बहुत स्पष्ट है। हिंदी के शिक्षक के साथ में हमेशा ये होता है, या हिंदी भाषा शिक्षक भी मैं काट रहा हूं, हिंदी भाषा के साथ ये होता है, यदि सामाजिक विज्ञान का कोई शिक्षक है और उसे हिंदी थोड़ी बहुत ठीक ठाक आती है, तो बोल दिया जाता है, अरे आप संभाल लो ना, कहां नया टीचर रखेंगे। यदि कोई और व्यक्ति है, यदि अंग्रेजी का कोई शिक्षक है और उसे कह दिया, उसे भी पता चल गया, बस प्रिंसिपल को पता चलने की देर है कि ये बंदा या बंदी, ये शिक्षक या शिक्षिका ये भाषा या ये सब्जेक्ट, ये विषय भी जानती है, पीएचडी हो, स्कॉलर हो, मास्टर्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको थमा दिया जाएगा। कैसे करोगे वो आपकी जिम्मेदारी है। अब आपको ऐसे समय क्या चुनौती लगती है कि जो हिंदी के शिक्षक हैं, क्या उन पर बहुत जल्द या इस शिक्षा नीति के लागू होने के बाद कितनी अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? सोनिया जी। नमस्कार रवि जी। रवि जी, मुझे थोड़ा सा आपका प्रश्न अस्पष्ट है कि हिंदी भाषा, अगर मैं निजी विद्यालयों की बात करूं तो हिंदी भाषा का जो अध्यापक होगा वो अन्य विषय भी इंग्लिश में पढ़ाएगा, मतलब अंग्रेजी में पढ़ाई। नहीं, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। जी सोनिया जी, मैं स्पष्ट ये कर रहा हूँ कि प्रश्न ये है कि हिंदी का शिक्षक अब तक केवल हिंदी पढ़ाता था, उसे अंग्रेजी भी ढंग से नहीं आती थी या बाकी चीजें। अब जब मातृभाषा के शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी और बोला जाएगा कि अब मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा होगी, और जहां पर कि अभी तक हिंदी का शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा था एक विषय के, अनिवार्य विषय के रूप में, वहां पर हिंदी शिक्षक के सामने कौन सा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा? क्या वो मातृभाषा सीखे या इस्तीफा देकर के दूसरे प्रदेश में जाए जहां पर कि हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में या प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक हिंदी का शिक्षक, मैं ये नहीं कहूंगी कि हिंदी के अलावा कुछ और ना सीखे, हाँ, लेकिन बाध्यता नहीं होनी चाहिए। वो अपने मन से अपनी मातृभाषा को पढ़ाने के लिए तैयार होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो उसके ज्ञान को बढ़ाएगा। आज मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, मैं हिंदी की शिक्षक हूँ, लेकिन मुझे पंजाबी आती है, वो मैंने अपनी रुचि से सीखी। अगर मुझे कोई कहता है कि आप पंजाबी पढ़ाइए तो मुझे इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर ये बाध्यता होगी तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं उसको बाध्यता को स्वीकार करूं। हिंदी के साथ दूसरी अगर कोई भाषा मुझे पढ़ानी पड़ती है और मुझे आती है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ, लेकिन बाध्यता की बात जहां पर आएगी वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और विद्यालय आवश्यक रूप से अपने खर्चे को बढ़ाने के लिए, आप निजी विद्यालय कहते हैं, मैं कहती हूँ सरकारी विद्यालय में तो ये चीज बहुत ज्यादा है
कि अगर एक अध्यापक है उसको किसी भी तरह से एडजस्ट करके दूसरा विषय पढ़ाने के लिए आप मजबूर किया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है कि एक हिंदी का अध्यापक है वो इस स्तरीय ज्ञान अन्य विषयों का एक बच्चे को नहीं दे पाएगा जितना कि वो अपनी भाषा का दे सकता है। तो इस स्तरीय ज्ञान जो कम हो जाएगा, ये हमारे बच्चों की विषय में रुचि और विषयों का ज्ञान जिससे वो अनभिज्ञ रह जाएंगे, वो उस कमी को पाटना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बच्चा वो उस समय में होता है जब वो अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकता है। उस समय में उसे छिछला ज्ञान दिया जाना, अधूरा ज्ञान दिया जाना हमारे पूरे देश के लिए भी घातक हो सकता है। रवि जी। सोनिया जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि यदि अधूरा ज्ञान बच्चों तक जा रहा है तो वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, और यदि बाध्यता होगी तब शिक्षक के लिए चुनौती होगी। लेकिन यदि विद्यालय निजी हो या सरकारी हो, वो इस बात को समझते हैं कि हम बाध्यता के साथ नहीं, लेकिन यदि सोनिया जी की रुचि है कि वे पंजाबी पढ़ाना चाहती हैं तो उसका स्वागत होगा। लेकिन बाध्यता जहां आ जाएगी तो उसके लिए प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। सुधाकर जी। रवि जी, आपके प्रश्न से बहुत एक गंभीर चर्चा का जन्म हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसके अगर जन्म में पहुंचा जाए तो बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। मैं हिंदी भाषा पढ़ाने वाला शिक्षक हूं। अब बात हो रही है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की। अगर विज्ञान का शिक्षक जो कि अभी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा रहा था, गणित का शिक्षक जो कि अभी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा रहा था और विषय अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा रहा था, तो अगर मातृभाषा पे शिक्षा अगर कर दी जाएगी तो वो सभी शिक्षक तो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी का शिक्षक सभी विषयों को हिंदी के माध्यम से नहीं पढ़ाएगा। उसने तो वो हिंदी का विद्यार्थी रहा है, हिंदी का शिक्षक है, हिंदी में उसने शिक्षा प्राप्त की, वो विज्ञान को हिंदी में कैसे, वो तो विज्ञान का छात्र रहा ही नहीं, विज्ञान का शिक्षक है ही नहीं। ये एक गंभीर चिंतन का विषय है। उन शिक्षकों के साथ भविष्य में क्या होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। कहीं थोड़ा सा मैंने जब ये शिक्षा नीति पढ़ी तो उसके अंदर दिया गया कि अलग अलग जो राज्य हैं उसके अंदर शिक्षकों का एक दूसरे राज्यों में उनके एक्सचेंज जो प्रोग्राम जो उसका कहते हैं, उस तरह की कुछ व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वो भी अभी स्पष्ट नहीं है। मैं नहीं पढ़ पाया, और कोशिश करेंगे इसको और जानने की कि उनके रोजगार के ऊपर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं लग जाएगा। ये मैं जरूर जोड़ना चाहता था। जी सर जी। सुधाकर जी ने जिस प्रकार से बात कही, दरअसल मेरा अगला सवाल ही वही था, और मैं राजकुमार जी के पास आऊंगा। राजकुमार जी, ये बताएं, यदि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी और शिक्षक बताएगा 2 + 2 = 4, और वही कक्षा 6वीं में जब बच्चा जाएगा या अन्य कक्षाओं में जाएगा और वहां पर इसे अंग्रेजी में पढ़ाया जाए, या मान लीजिए उसको विषय बदलने के लिए एक अवसर दे दिया जाए और वो विषय बदलता है, अंग्रेजी की तरफ बढ़ता है। मुझे याद है कि हम कक्षा 5वीं में पहली बार अंग्रेजी को हमने थामा था और हमने उस वक्त जाकर के अंग्रेजी शुरू की थी पढ़ना। यदि मान लीजिए शुरुआत में आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ने लग गए पूरी तरह से मातृभाषा में, मातृभाषा मतलब अपने अपने क्षेत्रों की, अपने अपने राज्यों की, तो क्या उसे आगे बढ़ने के साथ साथ उसका मानसिक विकास जो होना है या शाब्दिक विकास जो होना है, भाषाई विकास जो होना है, उसमें कोई अवरोध मिलेगा, उन्हें उसमें कोई अवरोध उत्पन्न होगा या नहीं होगा? राजकुमार जी। नमस्कार जी। नई शिक्षा नीति हमारे सामने आई है। तो नई शिक्षा नीति में अभी जो विद्यालय स्तर पर त्रिभाषा सूत्र प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा का प्रावधान को लाया गया है। तो इसमें कहा कि मातृभाषा शिक्षा के अंदर प्राथमिक स्तर पर जो जिस भी राज्य की जो स्थानीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, उसमें शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि बच्चा जो अपने घर की भाषा में होगी उसमें अध्यापन सीखेगा तो बहुत जल्दी सीखेगा। और इसके बाद जो 6ठी कक्षा से जो हम विदेशी भाषा को ले आएंगे, तो उसमें जब वो उसका प्राथमिक स्तर पर उसका अपनी भाषा पे नींव मजबूत होगी तो वो धीरे धीरे उन विदेशी भाषा को भी सीख पाएगा। और जहाँ तक मातृभाषा से फिर विदेशी भाषा में आने की बात कही गई है, तो जब बच्चा अपने स्थानीय भाषा में जब अध्यापन सीखेगा तो उसकी नींव मजबूत होगी, तो वो अन्य भाषाओं को भी क्या कहते हैं
अन्य भाषा को भी सीखने में मजबूत होगा, वो धीरे धीरे सीखते जाएगा। यानी राजकुमार जी ने जो बताया, राजकुमार जी के बताए अनुसार मैं जाऊंगा वनीता जी के पास। वनीता जी, बहुत सिंपल सा और सरल सा प्रश्न है और जो समझ से परे है। सुबह मैं बैठ करके एक विश्लेषण पढ़ रहा था, शायद बीबीसी का विश्लेषण है, और बहुत सरल सा प्रश्न जहन में आया। और प्रश्न ये है, सरकार की योजना ये है कि स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं को तवज्जो दिया जाएगा, शामिल किया जाएगा। कितने प्रतिशत लगता है, मैं फिर से दोहरा दूं कि एकदम क्लियर, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर से यानी स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा, तवज्जो दिया जाएगा। क्या ऐसी सूरत में जो निजी विद्यालय सो कॉल्ड अंग्रेजी के विद्यालय के नाम पर ही पैसा वसूलते हैं, फीस लेते हैं और शुल्क लेते हैं, एक उस प्रकार का वातावरण निर्माण करके देने का ही उनको पैसा मिलता है, क्या वे इतनी आसानी से इसे स्वीकार करेंगे या नहीं? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार रवि जी, आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा कि क्या निजी विद्यालय इसे स्वीकार करेंगे या नहीं, सबसे पहली बात तो ये मैं बहुत विनम्रता से ये कहूँगी, देखिए कोई भी प्रयास किया जाता है, कोई भी नीतियाँ आती हैं तो हम उसे बड़े ही सहज रूप से स्वीकारते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे लाएं। ये हमारे पास अभी नई नीति आई है, उसका विचार अगर हम कहें ऐसा कि वो विचार हमारे पास आया है और हम उसमें कुछ उसका स्वागत भी कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। अब इसको देखने के बाद इसमें जो कमियां हमें महसूस हो रही हैं, हमें लग रहा है कि ये इसमें चुनौतियां हैं आएंगी और हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा और किस तरह इसे दूर किया जाए ये सोचना पड़ेगा। तो निजी विद्यालय बहुत सक्रिय रूप से अगर ये सोचे तो उनके लिए ये बहुत चुनौती का विषय है कि हम क्या करें। परंतु अगर हम इसमें पूरी रूप से हम चाहते हैं कि हम अपनी भाषाओं को, क्योंकि हर प्रदेश की भाषा, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे देश की भाषा आगे आए और हमारे राज्य की भाषा, हम उस भाषा में भी शिक्षा दें और हमने अपने लोगों को जो हमारे क्षेत्र के हैं उनको उससे ध्यान देना है। मातृभाषा, हम कहते हैं मातृभाषा में शिक्षा देना, वो तो बच्चा घर में ही सीख जाता है, अपने आप सीखता है और आगे आगे उसे पढ़ाते हैं। और मातृभाषा में जब बच्चा जल्दी से सीखता है और उसके अंदर जो विकसित जो सीखने की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती चली जाती है। बढ़ने के बाद वो जो भी चीजें आगे लाता है, जिस भी कक्षा में पहुंचता है उसे स्वीकार करता है। अब बात आई कि निजी विद्यालय से लेकर के, वैसे तो शुरू से ही लेकर के वो अंग्रेजी माध्यम ही रखते हैं, लेकिन जब भाषा का चुनौतीपूर्ण सबसे बड़ा विषय आता है वो आता है क्लास 6 से, कि जब उन्हें हिंदी संस्कृत या हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ना है, संस्कृत लानी है और वो अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं, इन भाषाओं को प्राथमिकता नहीं देती है। और रहे जो जबरदस्ती अगर हमारी ये सरकार ने या शिक्षा मंत्रालय ने किया है कि हिंदी ए विषय को पढ़ाना है 8वीं तक, तो 8वीं तक वो पढ़ाते हैं, लेकिन उस मान सम्मान उसे नहीं देते जो उसे मिलना चाहिए। फिर भी हमारे हिंदी के शिक्षक उन चुनौतियों का दावा करते हुए उन्हें रखते हैं और वे जानते हैं निजी विद्यालय कि इन शिक्षकों को हम रखेंगे, हिंदी शिक्षक ही विद्यालय के हर कार्यक्रम में आगे आते हैं, हर गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। उनके बिना विद्यालय का कोई भी कार्यक्रम हो, आप कहते हैं कवि सम्मेलन हो या स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हो, कोई, क्योंकि जो गरिमा हिंदी में आती है वो किसी में नहीं आती, वो इनको रखना अनिवार्य उनके लिए हो जाता है और हम इसीलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो वो थोड़े से शिक्षकों को थोड़ा सम्मान देते हैं और उनसे कराते हैं। परंतु अब ये आ गया है कि हमें हर भाषा को देना पढ़ाना है, तो यहाँ पर ये मुश्किल आएगी कि अगर हर भाषा को हम पढ़ाएं तो उन्हें उतने ही शिक्षक रखने पड़ेंगे। आप जिस भाषा का शिक्षक रखोगे वो भाषा वो शिक्षक अपनी भाषा से पढ़ाएगा,
अब वो अपनी भाषा को उस परिवेश से आया है, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी बोली, उसका व्यवहार उसी प्रकार का होगा। तो ये सारी बातें उन्हें अपने अंग्रेजी माध्यम से जो पाश्चात्य की चकाचौंध से उन्होंने निर्मित किया हुआ है वो उन्हें पसंद नहीं आएगा। तो अब ये चुनौती उनके लिए खड़ी हो गई है और इसलिए उन्हें लगता है कि हम अब क्या करेंगे। तो इस योजना के प्रति उन्हें थोड़ा सा कष्ट जरूर हो रहा है कि हम इसे कैसे स्वीकार करें, परंतु मेरा मानना है कि हमें भाषाओं को एक निश्चित समय तक हर क्षेत्र को अपनी अपनी भाषा को पढ़ा देना चाहिए ताकि बच्चे उससे जाने, क्योंकि उस भाषा में लिखा हुआ साहित्य ही उनके लिए ज्ञानवर्धन होगा। क्योंकि अपने अगर महाराष्ट्र का बच्चा महाराष्ट्र नहीं जानता है तो वो अपनी भाषा में लिखे हुए साहित्य को अपने देश के जो गौरवान्वित वस्तुएं हैं या उनको पढ़ने वाला वो कैसे उसे ग्रहण करेगा। बोलचाल की भाषा अलग है, पठनीय भाषा अलग है। जो शिक्षकों के लिए भी चुनौती है कि अगर हिंदी के शिक्षक को कह दिया जाए कि आप संस्कृत पढ़ा दें, उसके लिए चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि संस्कृत पढ़ाने का आसान है, बोलना हमने बता दिया आपको कि इस तरह पढ़ाना है, पंजाबी पढ़ाना आसान है, परंतु व्यवहारिक तरीके को नहीं, पूरे परिपक्वता से परिपोषित होकर के उसे पढ़ाना, अगर अध्यापक को उसका पूरा व्यवहारिक ज्ञान स्वयं को अगर हम ज्ञान ना तो हम दूसरे को ज्ञान अधूरा ही देंगे। तो हमें इसके लिए भाषा शिक्षक तैयार करने होंगे, जिसके लिए अभी समय लगेगा और इस शिक्षा लागू होने में अभी कम से कम 5-7 वर्ष लगेंगे। अभी आया है, मंजूरी होगी, तो निजी विद्यालयों को भी अपने यहाँ अच्छे रखने पड़ेंगे। तो ये करने के लिए उन्हें मुश्किल हो सकती है और वो शीघ्रता से इसे स्वीकार नहीं करेंगे, मेरा ऐसा ठीक है। मानना है। यानी वनिता जी मानती ये हैं कि देखिए भाई, इतनी आसानी से स्वीकार्य नहीं होगा, लेकिन भाषा के शिक्षक का जो महत्व है वो निजी विद्यालयों में भी अछूता नहीं है, उतना ही महत्व उन्हें मिलता है। बस ये बात और है कि उतना अवसर शायद नहीं मिलता जितना उन्हें मिलना चाहिए। मैं सुधाकर जी के पास जाऊंगा। सुधाकर जी, बहुत अहम सवाल जी। निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय, इन दोनों के भीतर जो खाई बनी हुई है या दूरियां हैं, उसमें एक अहम भूमिका भाषा की भी है कि मैं निजी विद्यालय में मेरे बच्चे को रहन सहन और आदि चीजों के लिए तो डालता ही हूं, लेकिन वो क्या सीख रहा है एक भाषा के रूप में ये भी आता है। मैं यदि सरकारी स्कूल में डाल दूंगा तो शायद वो कॉन्वेंट की तरह अंग्रेजी सपाट से एकदम रफ्तार से नहीं बोल पाएगा। क्या ये जो दूरी है, ये जो खाई है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से इस दूरी को कम करने में योगदान मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी रवि जी, बहुत गंभीर बात है, इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत पड़ेगी। देश इस समय भाषा के नाम पे बटा हुआ है, एक अंग्रेजी भाषा है, एक हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भाषा कुलीन वर्ग की भाषा है, शासक वर्ग की भाषा है। हिंदी को सामान्य जन की भाषा, सेवकों की भाषा, इसके तौर पर प्रस्तुत किया गया है। समाज इस वर्ग में बटा हुआ है। ऐसे लोग जो ऐसे इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी को वर्चस्व को खत्म हो देना नहीं चाहते, क्योंकि उनका जो आधिपत्य है वो समाप्त हो जाएगा। ये भद्र लोगों की भाषा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बीच की खाई है, जैसे हम जाति के आधार पर बटे हुए, इसी तरह भाषा के आधार पर भी हम समाज हमारा बटा हुआ है। वो समाज बटा रहे, इसलिए बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि हमारी भाषाएं, चाहे वो हमारी मातृभाषाएं या हमारी हिंदी की बात करें जो संपर्क भाषा के रूप में काम कर रही है, वो कहीं बहुत प्रभावशाली ढंग से लागू हो पाए। आप समझिए कि जो राजभाषा के रूप में जब हिंदी को अपनाया गया तो सचमुच क्या हमारे अपने प्रदेशों में भी जो 9-10 प्रदेश हमारे हिंदी भाषी प्रदेशों को कहा जाता है, वहां क्या हम राजभाषा सही ढंग से लागू कर पाए? आजादी से लेके अब तक हम राजभाषा तो बना नहीं पा रहे हैं, हम राष्ट्र भाषा की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बीच का जो खाई है, ये खाई भरने की जरूरत है रवि जी, और इस खाई को सिर्फ 2 ही माध्यम से बनाया जा सकता है। एक तो हिंदी को जिस दिन मातृभाषाओं को, स्थानीय भाषाओं को, हिंदी को रोजगार से जोड़ दिया जाएगा। आप यूपीएससी के अंदर, आप प्रशासनिक सेवाओं के अंदर और जो नौकरी की और सेवाएं हैं, प्रतिष्ठित सेवाएं हैं, उनके अंदर आप भारतीय भाषाओं को, हिंदी का आप अनिवार्य विषय बना दीजिए उनको।
लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। पूरे जरूरी नहीं कि किसी भाषा को घोषित करके इसको लागू करवाया जाए, उसके और बहुत सारे तरीके होते हैं। जिस दिन ये मन बना लिया जाएगा कि हमें हिंदी को स्थापित करना है या भारतीय भाषाओं को स्थापित करना है, तो उनको हमें अनिवार्यता देनी पड़ेगी, उनको प्रतिष्ठा देनी पड़ेगी, तो लोग अपने आप उसकी तरफ मुड़ते चले जाएंगे। चाहे कोई भी प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे और कोई प्रदेश हो, सभी लोग चाहेंगे कि हिंदी बने, क्योंकि उनको प्रशासनिक सेवा में जाना है। लेकिन कुछ लोग जो शासक वर्ग है उसको चाहते नहीं है बड़े स्तर पे। हिंदी की बातें तो बहुत बड़े बड़े मंचों पर होती हैं, लेकिन वो बातें बन के रह जाती हैं, ईमानदारी से उसको लागू नहीं किया जा रहा है। और इसी तरह न्यायपालिका के अंदर भी जिस व्यक्ति के विषय में वहां निर्णय लिया जा रहा है, जिसके जो कानून उनको सजा देने वाला है या उसके पक्ष विपक्ष में बोलने वाला है, उस व्यक्ति को पता नहीं कि मेरा निर्णय क्या लिया जा रहा है, जज महोदय क्या बोल रहे हैं, वकील क्या बोल रहे हैं। जब हमारी न्याय व्यवस्था हमारी भाषाओं में नहीं होगी और हमारी रोजगार की भाषा हमारी नहीं बनेगी, तब तक ये खाई बनी रहेगी। इसको कोई भी शिक्षा नीति इसको बदल नहीं पाएगी। तो अगर इसको सही मन से देखिए, एक शिक्षा नीति के अंदर रवि जी, शिक्षा नीति के अंदर एक बहुत बड़ा लकूना है। क्या मेरी आवाज पहुंची? शिक्षा नीति के अंदर एक बहुत बड़ा लकूना है रवि जी, उसमें लिखा है यथासंभव, कहीं कुछ स्पष्टता नहीं है। मतलब मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, यथासंभव। यथासंभव कोई स्पष्ट नहीं है। यथासंभव क्या मतलब? अंग्रेजी भी चलती रहेगी, कुछ स्कूल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाएंगे जो निजी विद्यालय पढ़ा रहे हैं, कुछ हिंदी से पढ़ाएंगे। यथासंभव क्या है? आप एक निर्णय लीजिए कि मातृभाषा में शिक्षा स्कूली स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे दी जाएगी, 8वीं तक इसको आगे बढ़ाया जाएगा और एक विषय के रूप में हिंदी या अन्य भाषाओं को आगे तक ले जाया जाएगा। किसी सरकार में ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही सरकार कि वो हिंदी, इस पूरी शिक्षा नीति के अंदर हिंदी शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया कहीं भी प्रयोग में। सिर्फ भारतीय भाषाओं की बात हो रही, हिंदी करते ही सरकार को लगता है कि एक बवाल हो जाएगा देश के अंदर, हम वो माहौल नहीं बना पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य कहेंगे कि कुछ प्रदेश ये चाहते हैं कि वो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी तो पढ़ लेंगे, हिंदी स्वीकार नहीं है रवि जी। ये थोड़ा हमारी विडंबना है, इसको स्वीकार करना जी। सुधाकर जी ने जिस तरह से स्पष्टता के साथ में बात रखी कि दो चीजें तो पहले मैं उनकी बता दूं कि पहले हमें रोजगार के साथ में भाषा को जोड़ना होगा, नंबर 2 मन बनाना होगा। 370 हटाने के लिए मन बना तो भाषा के लिए भी बन सकता है, यदि नोटबंदी के लिए मन बना तो भाषा के लिए भी बन सकता है। यानी आप राजनीति यदि करना चाहते हैं तो यकीनन आपको भाषा के प्रति भी एक मन बनाना होगा कि यदि इस देश के प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर हिंदी में भाषण दे सकते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ का कॉरपोरेट, यहाँ का निजी संस्थान, यहाँ के निजी कार्यालय आखिर क्यों हिंदी बोलने में, या जिस तरह से सुधाकर जी ने कहा कि पूरी शिक्षा नीति के भीतर हिंदी शब्द का प्रयोग भी नहीं हुआ, तो क्या हिंदी इतनी ज्यादा अशुद्ध है? क्या हिंदी इनके लिए अपवित्र है? क्या हिंदी से ये बचना चाहते हैं कि दक्षिण का एक समुदाय खड़ा हो जाएगा जहां पर ये अपनी सत्ता गवा देंगे, या भाषा के आधार पर लड़ाई होगी? पुलकित जी, आपके पास आऊंगा और शिक्षा नीति से 2 सवाल लेकर के मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल आपकी संस्था से पूछना चाहूंगा। मेरा द्वितीय अंतिम सवाल पुलकित जी से है कि इस शिक्षा नीति के अनुसार मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा मिलेगी ऐसा कहा जा रहा है, क्या इस पर राजनीति गरमाएगी? राजनीति हो सकती है? 8वीं अनुसूची के आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे पुलकित जी? राजनीति हो सकती है कि नहीं ये तो दूर की बात, राजनीति शुरू हो गई है। आपको बताना चाहूंगा मैं, जिस दिन ये नीति आई उसी दिन के नीचे साउथ के कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि भाई हम हिंदी पढ़ाएंगे ही नहीं, आप जो मर्जी करिए। और इस समय वो सारा मामला कोर्ट में है और बकायदा कोर्ट ने उनसे ये पूछा है आप अपनी स्थिति साफ करिए कि आप कौन सी भाषा को किस तरीके से और क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं। तो राजनीति होनी पक्की है, क्योंकि मैं बेहद खेद के साथ कहना चाहूंगा भाषा के मामले में शुरुआत से ही भारत में तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको ये दे दूं
जहाँ पे तमिलनाडु, केरल या कुछ जगहों के मुख्यमंत्री या जो भी सरकार रही, कोई भी पार्टी की हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो बड़े दावे के साथ ये कह देता है कि हम हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन यदि आप कुछ समय पहले जाए, एनडीटीवी का जो अंग्रेजी वाला चैनल है, वहां पे कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चों और इंग्लिश के टीचरों ने साफ कह दिया हमें हिंदी चाहिए, हम हिंदी सीखना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक और मैं उदाहरण दूं, इन्हीं नीचे के क्षेत्रों में साउथ इंडिया में गांधी जी की बनाई हुई कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आज भी हिंदी सिखा रही हैं और उन संस्थानों से प्रति वर्ष हजारों बच्चे हिंदी सीख रहे हैं और लगातार उनमें संख्या बढ़ रही है। तो सबसे पहले बात हमें ये समझने की है कि जो ये राजनीति है केवल ये पार्टी और नेताओं तक सीमित है, नीचे जनता तक ये बात बिल्कुल सीमित नहीं होती। और सबसे पहली बात, जैसे आदरणीय सुधाकर जी ने कहा कि अंग्रेजी एक उच्च वर्ग की भाषा है, हिंदी नीचे आम लोगों की भाषा। तो मैं जो कि हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, तो एक बात हमें समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। शुरुआत से ही केवल वो भाषा टिकी है जो आम जन की भाषा है या जो आम व्यक्ति की भाषा है। इसके तमाम उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। पाली रही, संस्कृत रही, उससे पहले जो भाषा नहीं वो केवल इसलिए खत्म हो गई क्योंकि आम जन तक उसकी पहुंच नहीं हो पाई। और दूसरी बात, राजनीति एक ऐसा विषय है, वो हर किसी मामले पे हो सकती है। भाषा को क्या रंग को लेके हमारे देश में राजनीति होती है, तो भाषा बहुत बड़ा विषय है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि आम जनता को इस राजनीति से दूर होते हुए इन भाषाओं पर केंद्रित होना पड़ेगा। इसके बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। आप ये मान ले कि यदि आपका बच्चा अंग्रेजी सीख ले, या अंग्रेजी भी छोड़ दो, आजकल को सर्वोदय या नवोदय में एक नया चलन चला है कि 8वीं से आपको कोई एक विदेशी भाषा सीखनी है। आप स्पेनिश ले ले या कुछ और ले ले, यदि कोई भी वो भाषा सीखिए, लेकिन केवल वो भाषा के आधार पर आप खासकर भारत जैसे देश में जीवित नहीं रह सकते, यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बात समझने की जरूरत है। आदरणीय पुलकित जी ने बताया कि भाषा को लेकर राजनीति होगी ये तय नहीं है, होना शुरू हो चुका है। मुझे पिछले वर्ष का 2019 का शायद वाकया मैं भूल रहा हूं तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं पिछले 1 या 2 साल की ही घटना में आपके सामने लाना चाहता हूं, जब भाषा को लेकर के भारत की सरकार ने एक कुछ नया प्रावधान लाया था कि ये भाषा जो होगी ये वैकल्पिक होगी या नहीं होगी, जिस पर दक्षिण से एक आवाज उठी थी और उसके बाद सरकार को महज कुछ घंटों के भीतर उसमें अमेंडमेंट करना पड़ा था। मैं बस वो किस्सा नहीं याद कर पा रहा हूं पूरी तरह से, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यदि सरकार पर इतना दबाव आ जाता है किसी भाषा को लेकर कि वो अपने बनाए गए, और जब भी कोई चीज बनती है सरकार की तरफ से सोच समझकर विशेषज्ञों की राय लेकर बनाई जाती है। मैं एक चीज आपके बीच रखना चाहता हूं कि स्थानीय भाषा और हिंदी दोनों के बारे में ये बात तय स्पष्ट है कि जो परिषद बनती है, जो कि सिलेबस या पाठ्यक्रम को तय करते हैं, वो आज की तारीख में ऐसे पाठ को, कविता को, निबंध को, नाटक को हटा देते हैं जिसकी भाषा क्लिष्ट होती है। वो कहते हैं नहीं ये बच्चा समझ नहीं पाएगा। यानी हम यहां तक संशोधन करने लगे हैं कि सिर्फ अंकार्जन हो सके, वो क्या सीख रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। भाषा सीख रहा है नहीं, ये कोई मतलब नहीं है, उसे केवल अंकार्जन हो सके, विद्यालय का, देश का रिजल्ट, परिणाम बेहतर हो सके। मेरा अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल में जाऊंगा सुरेखा जी के पास। सुरेखा जी, अंतिम सवाल सिर्फ शिक्षा नीति से, उसके बाद में संस्थान के बारे में आपसे, अकादमी के बारे में जरूर कुछ प्रश्न करूंगा। सुरेखा जी, क्या किसी एक देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और यदि होनी चाहिए तो इसके लिए कौन सी भाषा सबसे उपयुक्त दिखाई देती है? सुरेखा जी। जी रवि जी, आपने प्रश्न बिल्कुल सही पूछा। एक राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और राष्ट्रभाषा जो होनी चाहिए, हिंदी से अलग भाषा हो ही नहीं सकती, कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि हिंदी को समझने वाले भारतवर्ष में सभी लोग, सभी रोजगार करने वाले, सभी भाषा भाषी
यहाँ तक के तमिल और कर्नाटका में भी हमने लोगों को हिंदी बोलते हुए देखा है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, वो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, अब तक हो जानी चाहिए थी। ये राजनीतिक कुछ प्रोपगंडे चलते हैं जो हमारी भाषा को राष्ट्रभाषा, हर बार ये मुद्दा अपना देते हैं कि जैसे अभी ये नई शिक्षा नीति आई है, इसमें भी कुछ अंग्रेजी के समर्थकों ने इसलिए कर दिया कि मातृभाषा को ही कर दो, राष्ट्रभाषा तो बाद में देखी जाएगी। मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं को लेकर राष्ट्रभाषा का फिर प्रश्न जो है वो एक तरफ कर दिया। तो हिंदी भाषा ही सबसे उपयुक्त भाषा है, संपर्क की भाषा है और सभी को जोड़ने वाली भाषा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, हिंदी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जी, मैं यही सवाल सुधाकर जी के पास भी ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले उसमें कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा जी। कुछ बातें ये हैं कि हम जब हिंदी को लेकर के या भारत के संदर्भ में भाषा की बात करते हैं तो बॉलीवुड के भीतर जो स्क्रिप्ट बनती है, मैंने कुछ दिन पहले कुछ अभिनेताओं के इंटरव्यू किए थे, चर्चा की थी, उन्होंने मुझे बताया कि वो हिंदी नहीं पढ़ते, उनके पास एसएमएस वाली मोबाइल वाली हिंदी में यानी रोमन में स्क्रिप्ट बन करके आती है। मैंने उनको हिंदी में लिख करके भेजा तो वो मुझे कहते हैं, मैंने प्रश्न एक दो भेज दिए थे, तो वो कहते हैं ये क्या है। मैंने कहा भैया प्रश्न है। नहीं हमको ऐसे पढ़ना नहीं आ रहा है, आप ना वो अंग्रेजी वाली हिंदी लिखिए। तो ये जो अंग्रेजी वाली हिंदी है ये पहली रुकावट। दूसरी सबसे अहम चीज उसके अंदर है कि जब संपर्क की भाषा हिंदी है, जब जनसंवाद की भाषा हिंदी है, सबसे अधिक चैनल देखे जाएं हिंदी के, फिल्म देखी जाए हिंदी की, यहां तक कि मैं एक मजाक भी, एक चुटकुला भी आपके साथ साझा करूं कि एक 5 स्टार के भीतर 5 सितारा होटल में 2 सज्जन बैठ करके चाय पी रहे थे। उन्होंने ऑर्डर दिया, वेटर आया, गलती से चाय का प्याला उसकी शर्ट पर गिरा। पिछले 2.5 घंटे से जो व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहा था, अचानक से वो हिंदी में उसे गरियाने लगा, गाली देने लगा, शब्द कहने लगा। सामने बैठे सज्जन ने कहा यार अब तक तो तुम बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे थे, अचानक से हिंदी, वो भी 5 स्टार होटल के भीतर। उसका कहना सिर्फ यही था, मन को संतुष्ट कर देने वाली गालियां सिर्फ हिंदी में ही निकलती हैं, यानी मन की संतुष्टि की भाषा भी सिर्फ हिंदी है। मैं एक चुटकुला कहें, लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए तो हिंदी, यदि मैं किसी शहर में जाऊं, किसी अन्य शहर में, तो मैं हिंदी में यदि किसी से बात करूं या ऑटो करूं, रिक्शा करूं, तो उसे हिंदी आती है, उसको अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में 73 वर्ष जो हमने गंवा दिए इसलिए क्योंकि हमने भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ही घोषित नहीं कर दिया। ये कितनी बड़ी चुनौती है इस सरकार के सामने या इस शिक्षा नीति के सामने कि वो एक राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में किसी भाषा को एक पदवी दे पाएंगे या नहीं। सुधाकर जी। रवि जी, मैं बिल्कुल लॉलीपॉप वाली बात नहीं करूंगा, स्पष्ट सी बात रहेगी हमारी, मैं कोई मुंह दिखाई वाली बात नहीं करता। धूमिल जी ने कहा था, मैं धूमिल जी की कुछ पंक्तियां आपसे साझा करूंगा। धूमिल जी ने कहा था कि भाषा उस तिगड़वी दरिंदे का कौर है जो सड़क पर और है और संसद में और है। तो वो जो संसद और सड़क के बीच की जो भाषा है, इस पे राजनीति शुरू से ही चल रही। जब देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक केंद्र में, राजनीति के केंद्र में भाषा है। हम ये कह रहे हैं कि क्या राजनीति शुरू हो गई है? मुझे लगा कि राजनीति भाषा पे कभी खत्म ही नहीं हुई है। कभी वो 8वीं अनुसूची के नाम पर आ जाती है, कभी शिक्षा नीति के माध्यम से आ जाती है, कभी प्रदेश की लड़ाई के तौर पर आ जाती है। आज की तारीख में जो राजनीति हो रही है, वो उसका सबसे राजनीति का गर्म जो मुद्दा है तो वो भाषा है। भाषा की अस्मिता को आप बढ़ाइए, लोगों की भावनाओं को भड़काइए और वोट आप लीजिए। तमिलनाडु के अंदर कुछ सरकारें जो बनी, जो पार्टियां आज अस्तित्व में हैं, वो भाषा के दम पर ही आई थी, भाषा आंदोलन करके ही यहाँ आई थी। 8वीं अनुसूची के अंदर जो 38-40 भाषाएं जो अभी पंक्तिबद्ध हैं उसमें सम्मिलित होने के लिए, वो सब राजनीतिक रूप से ही
फायदा उठाने के लिए सब चीजें करने की कोशिश में लगी हुई है। इससे बचा नहीं जा सकता। लोग अभी भी सत्ता में भी, संसद के अंदर भी भाषा पे राजनीति हो, सड़कों पर भी राजनीति हो रही है। ये तो सचमुच राजनीति, किसी भाषा को आपको लागू करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए होती है। हिब्रू भाषा, इजराइल की भाषा हिब्रू, जब देश आजाद हुआ तो हिब्रू भाषा बिल्कुल समाप्ति के दौर पे थी। उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उन्होंने पहले दिन से कहा कि हमारे देश की भाषा, राष्ट्र भाषा हिब्रू होगी, और वहां हिब्रू हो गई। और आप और हम जानते हैं कि आज इजराइल की क्या स्थिति है। वो अपनी भाषाओं के अंदर, अपनी भाषा के दम पर विश्व के सबसे विकसित देशों की श्रेणी में, वहां के लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं। उनके आविष्कार अनुसंधान को पूरा विश्व उनका अनुसरण कर रहा है। चाहे चीन को लीजिए, जापान को लीजिए, कोरिया को लीजिए, जर्मनी को लीजिए, फ्रांस को लीजिए, ये अपनी भाषाओं के दम के ऊपर इतने विकसित देश बन गए हैं। हमारे यहाँ भाषाओं की राजनीति शुरू से होती रही है, और यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम इससे निपट नहीं पा रहे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, सुरेखा जी कहें कि राष्ट्रभाषा बनेगी, वनिता जी कहें राष्ट्रभाषा बनेगी, लेकिन मैं इस पक्ष को लेकर बिल्कुल, मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा कि किसी सरकार के अंदर इतनी बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई देती है कि वो हमारी एक राष्ट्रभाषा घोषित कर दे। राष्ट्रभाषा तो तब बनेगी रवि जी, जब आप सही ढंग से राजभाषा तो लागू करें। अभी तक क्या सचमुच ईमानदारी से अपने यहाँ हाथ रख के ये सोचिए, क्या हम राजभाषा को, हिंदी को अभी राजभाषा बना पाए हैं? क्या सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कार्य हो रहा है, या खाना पूर्ति हो रही है? जब हम खाना पूर्ति कर रहे हैं राजभाषा के रूप में, तो राष्ट्रभाषा की बात बहुत कल्पना की बात हो जाएगी। कुछ बातें इस शिक्षा नीति में रवि जी अच्छी लग रही हैं, देखने में, पढ़ने में, सुनने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब तक इनको लागू नहीं किया जाता, मुझे लगता है दिव्य स्वप्न की तरह रहेगा। यही मैं इसमें कह पाऊँ। बहुत अच्छी बातें सुनी, जैसे ड्रॉप आउट वाले बच्चों की बात आ गई इसके अंदर, कुछ और इन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम की बात हो गई, शिक्षा का अधिकार। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई जो चर्चा से रहेगी, मुझे लगता है इस चर्चा में कर लेना चाहिए था रवि जी। ये जो शिक्षा का अधिकार, जो 2009 एक कानून बना था, सबको शिक्षा का अधिकार जो है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2009 में चालू हुआ था, और 9 में बना था, और 2010 में इसको चालू कर दिया गया। वो 6 वर्ष की अवस्था से शुरू होता था। हम लोग अकादमी के माध्यम से इस बात को बहुत जोर देके बार बार कहते थे, 3 साल से लेके 6 साल के बीच में जो 3 साल का जो समय अवधि है, ये बहुत महत्वपूर्ण अवधि है। इसके अंदर बच्चों को छोड़ नहीं देना चाहिए, उनको पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस बार इस शिक्षा नीति में एक प्रावधान किया गया है कि हम शिक्षा के अधिकार को बढ़ाकर 3 वर्ष से 18 वर्ष का कर दें। एक बहुत अच्छी बात रहेगी। इसी तरह जैसे जो आपका है सकल जो नामांकन का अनुपात है, उसको बढ़ाने की बात की, तो अलग तरह की बातें होती रही है। तो भाषा को लेकर जो चर्चा चल रही है शिक्षा नीति में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरा देश उद्वेलित है भाषा नीति को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर, और शिक्षा नीति में भाषा को लेकर। हम एक भाषा सेवी संस्था होने के नाते हमारे लिए बहुत बहुत अनुभूति वाला विषय है, बहुत खुश होने का विषय है, प्रसन्नता का विषय है कि पूरा देश आज भाषा पे बात कर रहा है। कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत हमने की, और कहीं ना कहीं अच्छी जगह जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। जी सुधाकर जी, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही बात कही कि राजनीति वर्षों से इस पर चल रही है, जो कि खत्म होने के जिसके आसार नहीं है। लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री लाल किले और संसद के भीतर सिर्फ हिंदी का प्रयोग करते हों, जिस देश के दर्जन भर से अधिक मंत्री सिर्फ हिंदी का प्रयोग करते हों, उस देश के भीतर यदि हम एक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं बना पा रहे, तो यह हमारी सबसे बड़ी मानसिक कमजोरी का प्रतीक है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब हम सबसे अधिक विवादास्पद मसलों को बड़ी आसानी से हल कर डालते हैं, तब भाषा को लेकर हम क्यों आखिर प्रश्न चिन्ह लगाकर खड़े हो जाते हैं, यह समझ से परे है। लेकिन आपने जो बात कही सभी के शिक्षा अधिकार की, हम जो नई शिक्षा नीति का अगली परिचर्चा रखने वाले हैं, इसलिए मैंने उसे इसमें नहीं लिया कि 5 धन 3 धन 3 धन 4 जो पहले 10 धन 2 का था, हम उसे और उसके आधार पर जो उम्र विभाजन और आदि चीजें की गई है, उसका एक समग्र विश्लेषण अलग से करेंगे। लेकिन जाते जाते 2 सवाल जरूर मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा सोनिया जी के पास में। सोनिया जी, आप भारतीय भाषा जो पत्रिका निकलती है, हिंदुस्तानी भाषा भारती जो पत्रिका निकलती है, आप उसकी उपसंपादक भी हैं। इस नाते आप बताइएगा
हिंदुस्तानी भाषा अकादमी जो कार्य कर रही है, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है, क्या नई शिक्षा नीति में जो त्रुटियां, कमियां लग रही हैं, वहां किसी प्रकार का योगदान हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के माध्यम से मिल सकता है या नहीं? आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है रवि जी। देखिए, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी प्रारंभ से ही हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं के उन्नयन और विकास के लिए कार्य करती रही है। आप यकीन ना भी करें, लेकिन ये सच्चाई है कि अकादमी के अध्यक्ष स्वयं निजी विद्यालयों में जाकर, जहां कक्षा 8 तक ही हिंदी भाषा को पढ़ाया जाता था और आगे स्तर पर इसको नहीं लेके जाया जाता था, उन विद्यालयों में स्वयं जाकर प्रधानाचार्य जी से बात की, उनसे निवेदन किया, बच्चों के साथ उन्होंने बातचीत की और उन्हीं विद्यालयों में हिंदी भाषा को आगे के स्तर पर चलाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया और ऐसा हुआ भी। बहुत से विद्यालयों ने इस चीज को स्वीकार भी किया। तो ऐसे ही हमारा यही लक्ष्य है कि हम अपनी इस पत्रिका के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचाएं कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं ही भारतीयों का विकास कर सकती हैं, भारतीयों के लिए कुछ अच्छा कर सकती हैं। ठीक है, ये बात सही है कि अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व इतना अधिक है कि उसको एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हिंदी को उसके बराबर में लाया जा सकता है यदि, जैसा कि आपने बताया, यदि हमारी सरकार इस कठोर कदम को उठाए। बाकी सब मामलों में अगर वो कठोर कदम उठा सकती है, तो ये एक भाषा का मामला ऐसा है कि जिसके बारे में वो सोच सकती है, लेकिन जो देर हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। यदि हम इसको दूर करके इस बारे में सोचे तो आवश्यक रूप से हम हिंदी को उसका स्थान दिला सकते हैं जो अब तक नहीं दिलाया। आप ये देख के चलिए कि जहाँ कश्मीर के संबंध में 370 को हटाया गया, वो भी इतने समय से चला आ रहा मामला था, तो हिंदी के मामले में हम क्यों नहीं बोल पाए? हिंदी के मामले में यदि हम बोलते या अन्य भारतीय भाषाओं के मामले में बोलते, देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी भारतीय भाषाओं को एक साथ लेके चला जा सकता है कि इतने हमारे कि बहुभाषीय राष्ट्र है हमारा देश, और सभी भाषाओं को एक साथ लेकर उस ऊंचाई तक पहुंचाया जाए कि जहां वो अंग्रेजी के सामने खड़ी हो सके, तो ये लगभग असंभव है। लेकिन हाँ, हिंदी को इस संबंध में सोचा जा सकता है, हिंदी के बारे में सोचा जा सकता है, अगर हम हिंदी के बारे में कुछ अच्छे कदम और अच्छी नीतियां बनाकर चलें। रवि जी, मेरा उत्तर इतना ही है, आप आगे कुछ और पूछना जी, जिस तरह से आदरणीय सोनिया जी ने बताया कि सही रूप में आज हिंदुस्तानी भाषा अकादमी भाषा के प्रति, विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के प्रति और हिंदी के प्रति जो कार्य कर रही है, तो मैं जाऊंगा सुधाकर जी के पास। सुधाकर जी, आज की तारीख में लोग ब्राह्मण संगठन बनाते हैं, क्षत्रिय संगठन बनाते हैं, नरेंद्र मोदी विचार मंच बनाते हैं, राहुल गांधी यूथ ब्रिगेड बनाते हैं। आपको ये कहां से सूझ गया कि हम हिंदुस्तानी भाषा अकादमी बनाएंगे? ना पैसा आएगा, ना इससे आपको कोई ख्याति मिलेगी, और ना आप कोई बहुत बड़े आंदोलनकारी बन जाएंगे। तो आखिर ये ख्याल, ये विचार भाषा को लेकर के क्यों? क्योंकि इस देश में भाषा के नाम पर भाषा का पक्ष लेकर के बैठे ऐसे कई बड़े बड़े नाम हैं जो अपना मठ जमा चुके हैं कि हमसे बढ़कर के कोई भाषा का प्रहरी नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में आप विपरीत दिशा में चलने के लिए क्यों तैयार हो गए? क्या किसी का सुझाव था, या आपको भाषा के प्रति कभी ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इसी के प्रति काम करना चाहिए? सुधाकर जी। रवि जी, आपने बिल्कुल मेरी सबसे दुखती जो रग है उसके ऊपर उंगली रख दी। सचमुच मैंने जैसे कहा, मैं बेबाकी से जब कहा कि देश के अंदर भाषा के नाम पर राजनीति हो रही है, उसी बेबाकी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि भाषा के नाम पर मठाधीशी हो रही है। तथाकथित मठाधीश ने उन पर कब्जा किया हुआ है, और जो हिंदी की जो दशा या कहें दुर्दशा जो है, इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान उन सभी लोगों का भी है। ईमानदारी से प्रयास किए जाते तो आज कुछ चित्र स्थितियां कुछ अलग होती। हम सब बड़े बड़े मंचों पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीनी स्तर पर हम जाने की कोशिश नहीं करते।
बड़े बड़े संस्थानों के अंदर बड़े बड़े लोग वहां पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के अगले वाले कद पे जाने की कोशिश शुरू कर देते हैं, जहां पहुंचकर जो काम करना चाहिए उसको छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं। मैं भी संस्थानों से जुड़ा रहा, मुझे भी बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला। वहां पर रहकर स्वयं को तो स्थापित किया जा सकता है, लेकिन भाषा को स्थापित नहीं किया जा सकता। हमारा दुर्भाग्य क्या हो रहा है कि हम भाषा सेवी और साहित्य सेवी में अंतर नहीं मान पा रहे। हमने साहित्य सेवा को ही भाषा सेवा मान लिया है। साहित्य बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, इससे परहेज नहीं किया जा सकता, इसको नकारा नहीं जा सकता है। साहित्य किसी भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल साहित्य से ही कोई भाषा विश्व भाषा नहीं बन सकती। उसको आपको विज्ञान की भाषा बनाना पड़ेगा, कानून की भाषा बनाना पड़ेगा, तकनीक की भाषा बनाना पड़ेगा, अनुसंधान की भाषा बनाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आपकी भाषा मरती है तो आपकी संस्कृति भी समाप्त हो जाती है। मुझे कहीं ना कहीं, मैं भी उसी तौर पे एक लेखक के तौर पे मैं जुड़ा, मेरी कुछ पुस्तकें आई, मैंने कविताएं लिखी, कैसे शुरुआत होती। फिर मुझे लगा रवि जी कि कविताएं लिख देने से, लेखक बन जाने से, मुझे लगा मेरी किताबें मेरे घर में अलमारी में रखी हुई हैं, मैं एक विजय जी को दे देता हूँ, राजकुमार जी को दे देता हूँ और एक दूसरे को देकर काम चला लेते। वो छापते, वो मुझे दे जाते हैं, मैं छापता हूँ तो वो उनको दे आता हूँ और लोगों को पूछता है मेरी किताब छपी है, ले लीजिए। कोई पाठक वर्ग नहीं है। पाठक वर्ग होगा कैसे रवि जी? वो 8वीं कक्षा के अंदर जो बच्चा हिंदी को छोड़ देता है, छुड़वा दिया जाता है, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश को पढ़ रहा है, आप उससे उम्मीद करते कि वो मेरी साहित्य की लिखी हुई किताबों को पढ़ेगा? जब समाज के अंदर पाठक वर्ग ही पैदा नहीं हो रहा है, जब श्रोता नहीं मिलेंगे, पाठक नहीं मिलेंगे, तो उस साहित्य को पढ़ेगा कौन? तो मुझे लगा कि विद्यालय स्तर पर भाषा को स्थापित करने की आवश्यकता है। और सचमुच मैं धन्यवाद देता हूँ सोनिया अरोड़ा जी को, उन्होंने जिस मुद्दे को उठाया। हमें हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के माध्यम से जब ये पता चला कि 8वीं कक्षा के बाद फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश के काउंसलर्स को स्कूल में बुलाकर बच्चों को इस ढंग से तैयार किया जा रहा है, तो हिंदी को छोड़कर उन भाषाओं को पढ़ना शुरू कर दें और वहां पर पूरे की पूरी कक्षाएं टूटने की नौबत आएगी। तो हिंदी के शिक्षकों का जो उनका रोजगार है वो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया था कि 9वीं 10वीं 11वीं जो पढ़ा रहे हैं जो शिक्षक, उनका क्या होगा? पूरे का पूरे स्कूल ने 9वीं कक्षा के अंदर हिंदी छोड़ दी। तो हमें कुछ स्कूलों में जाने का अवसर मिला। हम विद्यालय वो जो प्राचार्य हैं, प्राचार्य महोदय, उन्होंने हमारी बात को सुना, उनका इस माध्यम से मैं धन्यवाद दूं। और उन्होंने हमें भी यह अवसर दिया कि हम बच्चों से सीधा संवाद कर सकें कि बेटा आप हिंदी क्यों छोड़ना चाहते हैं, फ्रेंच, जर्मन क्यों। हम उनको पूरा एक कार्यशाला के माध्यम से उनको बता पाए और मुझे संतुष्टि मिली कि उन विद्यालयों के बच्चों ने जो विदेशी भाषाओं को छोड़कर हिंदी में दोबारा वापसी की। तो मुझे लगता है कोई कार्य असंभव नहीं है, कि ये मेरी संतुष्टि का विषय है। इस अकादमी की स्थापना कहीं ना कहीं ये लोग जो जुड़े हुए हैं, हम संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, इनके मन की संतुष्टि का विषय है। ये ग्लैमर का विषय नहीं है, हमें इससे कहीं प्रसिद्धि नहीं मिलने वाली। जब हम कहीं चर्चाओं में जब बात करते हैं कि हम भाषा पे काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे देखते कि और कोई विषय नहीं मिला। आप किसी भी विषय पे बात कर लीजिए, आप महिलाओं पे काम करिए, आप बुजुर्गों पे काम करिए, आप स्ट्रीट चिल्ड्रन पे बात करिए, ये करिए। ये भाषा कहाँ से है? भाषा क्या है? और एक चीज और बता दूं, भाषा के नाम पर आपको कोई चवन्नी देने को तैयार नहीं है साहब। आप भाषा के क्षेत्र में काम कीजिए, हिंदी के नाम पे आप या भाषाओं के नाम पर कई कार्यक्रम, आप रामलीला में जाइए, रामलीला का रिबन काटने के लिए 1 लाख रुपए की पर्ची काटने को कोई सज्जन तैयार हो जाएंगे कि 1 लाख रुपए देंगे, हमारे उद्घाटन वाले दिन हमसे रिबन कटवा लीजिएगा और फोटो लग जाएगी। हम कहेंगे कि मैं 3500 बच्चों का एक कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में करने जा रहा हूँ और मेरा बहुत बड़ा आयोजन है, 3.5 से 4 लाख का रुपए का खर्चा आता है, उसमें आप आइए और थोड़ी सी मदद कीजिए। तो कहेंगे हिंदी क्या होता है, हिंदी भी मिल जाए। तो हमें जिस तरह की विरोधाभास का सामना करना पड़ रहा है, मेरे यहाँ पे मेरे साथी लोग बैठे हैं, हम और मैं स्कूलों में जाते तो क्या हमें, क्या आपको लगता है कि निजी विद्यालयों में जाके जब हम वहां पे बाहर बैठे हुए सिक्योरिटी के आदमी से बात करते हैं कि मुझे प्राचार्य महोदय से मिलना है और कार्ड भेजते हैं हिंदुस्तानी भाषा का आदमी, तो हमें 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है साहब, अप्रोच लेके जाना पड़ता है उनसे बात करने की, मुझे आपसे मिलना है, कुछ बात करनी है। स्कूल के अंदर हिंदी और भाषाओं के काम करने वाले के रूप में हमें स्कूल में कोई अंदर प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं देता है साहब। अब सरकार में चले जाइए, आप मंत्री संतरी में चले जाइए, आयोजन, कहीं आपको हिंदी के नाम पे कोई सम्मान मिलने वाला नहीं। ये तो अपमान का विषय है
और यही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि मैं अपनी भाषा के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए, अपनी हिंदी के लिए, अपनी राजभाषा के लिए उस अपमान को सहन करने को तैयार हूं। ये तैयार था तभी हम इस क्षेत्र में आए। मेरे सभी साथी इस अपमान को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जिस दिन हमारी भाषा स्थापित हो जाएगी, जिस दिन हमारी भाषा को वो सम्मान मिलने लग जाएगा, हमारा सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। हमें कोई पद नहीं चाहिए। अगर पद चाहिए तो किसी सरकारी संस्थान में जाते, प्रतिष्ठा मिलती, पद मिलता, सम्मान मिलता, लेकिन जो संतुष्टि है वो नहीं मिलती। हमें यहाँ संतुष्टि मिल रही है संस्थान के बीच में कार्य करने की। जी रवि। आदरणीय सुधाकर जी ने जिस बेबाकी के साथ में दिल खोलकर बताया, बात बिल्कुल सही है कि भाषा के नाम पर यदि कोई एक कॉन्वेंट स्कूल में चला जाए और जाकर के बोले मुझे प्राचार्य महोदया से मिलना है, वह ऊपर से नीचे तक देखेगा और ऊपर से गलती से आप कुर्ता पहनकर बैठ गए होंगे, तब तो वो पक्का बोलेगा कि ये कोई तो भी हिंदी वाले पंडित जी लगते हैं, इनको ठीक है अभी मैडम है नहीं, मैडम अभी किसी मीटिंग में है, वो आप आइएगा बाद में। यानी इस तरह से टरकाया जाता है, इस तरह से अनदेखा किया जाता है भाषा को, विशेष रूप से हिंदी को लेकर के। और वहां पर किसी प्रकार का आयोजन करना, आदरणीय सुधाकर पाठक जी की जो ये संस्था है, हिंदी में बेहतर 10वीं और 12वीं में बेहतर अच्छे अंक लाने वाले, उत्कृष्ट अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करती है, शिक्षकों को सम्मानित करती है। और ये देश का इकलौता ऐसा मंच है जहां पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सम्मानित होते हैं। यानी अन्य जगहों पर विद्यार्थियों का सम्मान हो जाएगा, लेकिन उन्हें तैयार करने वाले शिक्षकों का सम्मान कहीं नहीं होता। यह हिंदुस्तानी भाषा अकादमी का विशेष भूमिका है इस देश की भाषा को पुनर्स्थापित करने के लिए, एक नया स्थान दिलाने के लिए। तो हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के माध्यम से आज हमने चर्चा ये की कि नई शिक्षा नीति के भीतर भारतीय भाषाओं का विद्यालय स्तर पर उनकी दिशा और दशा क्या होगी। उद्देश्य केवल ये था कि नई शिक्षा नीति में जो बातें कही गई है कि 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखा जाएगा, 8वीं कक्षा और उसे अन्य आगे बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं को पढ़ाई जो उसकी होगी वो सेकेंडरी लेवल की जो स्कूलिंग होगी वहां पर बढ़ाया जाएगा, वहां पढ़ाया जाएगा। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया कि कहीं किसी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। तो इस माध्यम से ये तो तय है कि भाषा को लेकर के इस शिक्षा नीति के भीतर कहीं कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने उसी प्रकार का एक घोषणा पत्र तैयार करते हैं जिस तरह से एससी भी खुश हो, एसटी भी खुश हो, मुसलमान भी खुश हो, सारे खुश हो, राम मंदिर भी आ जाए, 370 भी हट जाए, सारी चीजें हट जाए, बस एक चुनावी घोषणा पत्र की तरह देश की नई शिक्षा नीति थमा दी गई है। यदि इसे लागू करने में समस्याएं आई तो पहली समस्या निजी विद्यालय पैदा करेंगे, दूसरी समस्या क्षेत्र की राजनीति आएगी और तीसरी समस्या केंद्र में बैठी हुई सरकार की, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उनकी इच्छा शक्ति पर आएगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आदरणीय सुधाकर जी, राजकुमार जी, विजय जी, वनीता जी, सुरेखा जी, सोनिया जी और पुलकित जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य और कीमती समय, वो भी रविवार का समय दिया, जहां पर कहीं ना कहीं आयोजन प्रयोजन आपके पहले से तय होते हैं। तो आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। रवि जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने एक ऐसे विषय को चुना, हम लोगों को अवसर दिया, हम लोग एक मंच पर बैठ के अपनी बातों को कह पाए, लोगों तक पहुंचा पाए। निश्चित रूप से इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आएंगे। आपने ये जो श्रृंखला शुरू की है, मैं ये जरूर कहूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ये श्रृंखला चलती रहे, पूरे देश के अंदर इस पे चर्चा हो, भाषा का मुद्दा जन जन की वाणी पर हो, यही हमारी कामना है। आप इसी तरह से सार्थक आयोजन करते रहें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः इस अकादमी के उत्साह पर आभार और धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।